ठीक है, ये एक ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, है ना। स्ट्रेस वर्सेस क्या, स्ट्रेन का एक ग्राफ है। और इसमें देखो किया क्या गया है ना कि कॉपर का वायर लिया गया है और इस वायर पे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कॉपर का वायर है, तो उसके एक एंड को फिक्स कर दिया गया है, एक एंड पे कोई लोड लटका दिया गया है, जिस लोड की वजह से इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और उस फोर्स को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो बाबू अगर तुम फोर्स लगातार बढ़ाओगे तो क्या लगातार बढ़ेगा, स्ट्रेस लगातार बढ़ेगा, जिसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा। तो फोर्स लगातार बढ़ाओगे तो स्ट्रेस लगातार बढ़ेगा, और अगर स्ट्रेस लगातार बढ़ेगा तो इसके अंदर स्ट्रेन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। तो खैर ओरिजिनल लेंथ है, वो तो एक कांस्टेंट चीज है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी लगभग मान के चलिए कि कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो दो चीजें मेनली वेरिएबल है वो कौन कौन सी है, फोर्स और चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन बदल रहा है का मतलब हुआ चेंज इन लेंथ बदल रहा है, अरे बोलो ना, लेंथ बढ़ रहा है। और फोर्स बदल रहा है का मतलब हुआ क्या बदल रहा है, स्ट्रेस बदल रहा है। तो इसके जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाया गया तो वो कुछ इस तरीके से आया। तो इस ग्राफ को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा तो आपको दिखेगा कि शुरू में ये बड़ा तेजी से बढ़ा है, अरे बोलो ना। उसके बाद अच्छा हाँ, ओ से लेके ए तक इवन स्ट्रेट लाइन भी है। उसके बाद ये जो लाइन है थोड़ा सा क्या हो गया है, कर्व्ड हो गया है और टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। फिर यहाँ जाके मैक्सिमम हुआ और फिर उसके बाद क्या होने लगा है, कम होने लगा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर यहाँ से यहाँ तक चाहे, यहाँ से यहाँ तक चाहे, यहाँ से लेकर वहाँ तक ये जो ग्राफ का नेचर है वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहली बात ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे मान लीजिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, तो ग्राफ हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे बनता है, ये तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर इसको हटाया जाता है तो क्या किया जाता है, एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो y इज इक्वल टू समथिंग k इनटू क्या, x। अब अगर मैं बोलूं कि इसका ग्राफ कैसा होगा तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इक्वेशन कैसा है। ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लॉगरिथमिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, कैसा फंक्शन है, लीनियर है। इसमें x का पावर भी हमको 1 दिख रहा है, y का पावर भी हमको। तो लीनियर फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ही ना होता है। और इसको अगर कंपेयर किया जाए y बराबर एम एक्स प्लस क्या, क्या बोला मैंने कि कभी भी कोई लीनियर फंक्शन दिमाग में आए तो हमेशा याद आना चाहिए y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो इसे अगर हम कंपेयर करें तो चलो y है, बराबर बराबर है, ये k किसकी जगह पे आया है, स्लोप की जगह पे आया, फिर x है और प्लस बताओ यहाँ कितना है। और ये वो जगह होता है, ये वो जगह होता है जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करता है। तो इससे हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि सबसे पहले ग्राफ होगा लीनियर और वो y एक्सिस को कहां कट करेगा, जीरो पे। तो बताइए y एक्सिस पे y इज इक्वल टू जीरो कहां होता है, ओरिजिन पे ही ना होता है। ऊपर जाओगे तो y कुछ पॉजिटिव में होगा, नीचे जाओगे तो y कुछ नेगेटिव में होगा, ठीक है। यही पर y जीरो होता है। तो चलिए इस तरीके से हम ग्राफ बना लेंगे। तो अब ये चीज ना बार बार बताना ना पड़े, तुम याद रखना कि जब भी दो चीजें एक दूसरे के, अरे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो बाबू ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इस चीज को आप कहीं लिख लीजिए, लिखिए कहीं। मन करे लैंग्वेज में लिख लो कि जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हो गया, बोलो, नहीं हुआ, लैंग्वेज में लिखना है, मैं बोलूं,
लिख लो, जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, जब भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा बनता है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए ना। अब सुनिए, आप बताइए पूरा ग्राफ आपको कहां से कहां तक एकदम स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है? तो ओ से लेके, हाँ जीरो बोल सकते हो इसको, लेकिन ओरिजिन को ओ से ना डिनोट किया जाता है। ओ से लेके कहां तक? ए तक स्ट्रेट लाइन है और इवन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसका हम मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ओ से लेके ए तक जो है, बोलो ना, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बाबू जब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसको बोला जाता है हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? और आपने पढ़ा भी होगा कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस स्ट्रेन और स्ट्रेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ ये कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ये मैक्सिमम मतलब आप मान के चलिए कि कॉपर ओपर के केस में ये 1 या 1.5% होता है। तो 1-1.5% डिफॉर्मेशन क्या बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो गया है? अरे बोलो ना, हाँ तो ये बहुत कम है, ये 1% डिफॉर्मेशन है लगभग। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो है वो हुक्स लॉ फॉलो हुआ है। अच्छा 1 मिनट और, अब कॉपर को तो खींचने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन मेरे पास ये प्लास्टिक है, इसमें हम लोग समझ सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि यही है कॉपर का तार। क्या है बताइए? अरे इसको क्या मानने का है? कॉपर का तार मानने का। अभी क्या है कि मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा और फोर्स को लगातार मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो तुम यकीन मानो मैंने फोर्स लगाया है, तुमको दिख भी रहा होगा, है कि नहीं? तो क्या लग रहा है, ये जो मैंने फोर्स लगाया इसकी वजह से इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा होगा कि नहीं? ऑब्वियसली बढ़ा होगा, बहुत कम बढ़ा होगा, 1-1.5% बढ़ा होगा, शायद आपको महसूस ना हो रहा हो, लेकिन बढ़ा तो होगा ना। तो अभी पता है हम कहाँ हैं? अभी हम ओ से लेके ए तक में ही है, जिसमें अगर हम फोर्स को बढ़ाते जाएं तो स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा, मैंने फोर्स को बढ़ाते जाए तो चेंज इन लेंथ भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ओ से लेके ए तक में अगर अभी यहां है तो यहां हुक्स लॉ भी फॉलो हो रहा है, और अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये वापस फिर अपने ओरिजिनल लेंथ पर आ भी जाएगा, यानी कि इलास्टिसिटी भी शो करेगा। बोलो जल्दी। तो ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, और इवन जो मटेरियल है वो इलास्टिसिटी भी शो करेगा। देखिए होता क्या है कि ए से लेके बी तक में, कहां से कहां? ए से बी तक में बाबू हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, और जब चीजें स्ट्रेट लाइन ना हो इसका मतलब अब वो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हम बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम ए से लेकर बी तक के रीजन में भी रहोगे ना तो ये इलास्टिसिटी शो करेगा। का मतलब हुआ कि अगर आप ये फोर्स हटा दीजिएगा तो ये वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पर पहुंच जाएगा। अरे बोलो ना, ये जो पॉइंट ए है इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? हाँ, नाम से ही क्लियर होगा, क्योंकि इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, यही तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये जो पॉइंट बी है इसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो यही तक इलास्टिसिटी शो करेगा। इलास्टिसिटी शो करने का मतलब हुआ कि आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाइएगा तो ये अपने ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगा। इसके बाद बाबू ये इलास्टिसिटी नहीं शो करेगा। इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेस बढ़ाइएगा, इससे ज्यादा अगर इसमें स्ट्रेन आ गया तो अब ये इलास्टिक रीजन से कहां पहुंच जाएगा? प्लास्टिक रीजन में। याद है इलास्टिसिटी किस प्रॉपर्टी को कहते हैं? अपने शेप को रीगेन कर लेने की प्रॉपर्टी को कहते हैं। और प्लास्टिसिटी किसको बोला जाता है? अपने शेप को रीगेन ना करने की प्रॉपर्टी को। तो अचानक से इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, ये इलास्टिसिटी से क्या शो करने लगेगा? अब देखिए, अब इसी को ध्यान से देखिए। चलिए ये देखिए, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया है, मान लीजिए मैं अभी फिलहाल ए से लेके कहां तक हूं? बी तक हूं। तो थोड़ा सा लेंथ शायद आपको बढ़ा हुआ महसूस ना हो, लेकिन छोड़ा जाएगा तो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगा। क्या हो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा खींचने लगूं? देखो ये खींचा रहा है, अभी महसूस हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है। क्या लग रहा है? मैं छोड़ूंगा वापस जा जा जा, ये गड़बड़ हो गया, यहां तक अभी नहीं आना था। ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर से करते हैं हम लोग। प्लास्टिक ही प्लास्टिक है हमारी दुनिया में, है कि नहीं? क्या बोलते हो? चलो कोई बात नहीं, इसको खींचा जाए। तो हम खींचेंगे तो ये आपको खिंचाता हुआ महसूस हो रहा है? ये क्या हो रहा है रे? ये ठंडा में अकड़ गया है क्या? ये
हैं? आठ साल से खींच रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखो फिर से देखो, चलो अब की बार ज्यादा मोड़ते नहीं है। इसको अगर पकड़ के खींचा जाए तो ये आपको खिंचाता हुआ दिख रहा होगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी मैं छोड़ूंगा तो वापस अपने ओरिजिनल लेंथ पर ही चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अभी छोड़ूंगा, देखो लेंथ उतना ही रह गया कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन अगर हम लोग पैदा कर दें, लेंथ में बहुत ज्यादा चेंज कर दें, तो ये इलास्टिक रीजन से कहां पहुंच चुका है? प्लास्टिक रीजन पर। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद ये प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाता है और उसके बाद इसके अंदर जो मतलब लेंथ को और बढ़ाते जाइएगा ना, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता। शुरू में स्ट्रेस बड़ा तेजी से बढ़ा था, ठीक है? शुरू में स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ा, देख रहे हो, लेकिन उसके बाद स्ट्रेस उतनी तेजी से, अरे बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे ना बढ़ रहा है। चलिए, ये जो होता है इसको बोला जाता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? हाँ, यहां पर आके ना इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, समझ लीजिए वो हार मान लेती हैं। मतलब अब उनको लगने लगता है कि अब ये मेरे बस का नहीं है, और उसके बाद शुरू होता है इसके टूटने का प्रोसेस। यानी यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, ये टूट रहा है और यहां पर एग्जैक्ट दोनों एक दूसरे से, हम मतलब दो हिस्से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बोलिए, जैसे इसी को अगर हम लगातार खींचते चले जाए, खींचते चले जाए, खींचते चले जाए, तो एक ऐसा समय आता है ना कि टूट जाता है। तो ये वही जगह है। कौन सी जगह है? ये वही जगह है जहां पर ये टूटा था और जिसको बोला जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं, ठीक है? इसको बोला जाता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ना। इसके इससे ज्यादा आप इसके अंदर स्ट्रेस पैदा नहीं कर सकते। इवन अगर इसके बाद भी आप लेंथ को बढ़ाना जारी रखते हैं ना, तो स्ट्रेस बढ़ने के बजाय क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। आप समझ लीजिए कि ये हार मान लिया है। सिचुएशन कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि इस तरीके से ये दो हाथ को पकड़ा गया है, ठीक है? अब तुम खींच रहे हो, इधर इधर से खींच रहे हो कि इधर से खींच रहे हो, तो शुरू में तो क्या होगा कि ये पकड़ और मजबूत होगा। मजबूत होने का मतलब हुआ कि अंदर जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है वो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। यहां तक आते आते ना, यहां तक आते आते समझ लीजिए कि ये हाथ ना ऐसे छूट चुका है। क्या हो चुका है? अब ये टूटने के लिए तैयार है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। अभी हम नहीं बोलेंगे कि ये टूट चुका है, क्योंकि अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में तो है ना। अरे बोलो ना। तो ये टूटने के लिए तैयार है। अभी देखो, अब अच्छा एक बात बताओ, पहले से स्ट्रेस कम हो गया कि नहीं इसके अंदर? जब हाथ ये छूट गया तो स्ट्रेस कम हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये जस्ट दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा, इसको ना फ्रैक्चर पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इससे ज्यादा स्ट्रेस आप इसमें पैदा नहीं कर सकते हैं। और ये वाला पॉइंट हो गया फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर है? तो किसी भी चीज को लगातार खींचा जाता है तो उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ लगभग ऐसा बनता है। क्लियर? आइए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ए के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, क्या होता है? प्रोपोर्शनल लिमिट। बोलो, यही तक स्ट्रेस और स्ट्रेस एक दूसरे के स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसको क्या बोला जाता है? इलास्टिक लिमिट बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, ओ से लेके बी तक जो है ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, लेकिन बी से लेके ई तक कैसा बिहेवियर शो करेगा? प्लास्टिक बिहेवियर। उसके बाद वो अपने शेप को रीगेन नहीं करेगा। यहां के कोरस्पॉन्डिंग, यानी जिसके बाद से ये इलास्टिक बिहेवियर से प्लास्टिक बिहेवियर शो करने लग रहा है, उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको बोला जाता है यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? अच्छा, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस इसमें पैदा हो सकता है इसको बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, ये जो लिखा हुआ है तो यही लिखा हुआ है कि ओ से लेके ए तक क्या हुआ है, ए से लेके बी तक क्या हुआ है, फिर बी से लेके डी तक क्या हुआ है। तो जो मैंने समझाया है ना, वही चीज इसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो क्या आप इसको पढ़ लीजिएगा? क्लियर है? ठीक है। एक और चीज है, देखो दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है जो थोड़ा सा डक्टाइल होता है, यानी जिसको हम बहुत ज्यादा खींच सकते हैं, और एक होता है जिसको हम बहुत ज्यादा नहीं खींच सकते। जैसे ये जो प्लास्टिक था, क्या था? प्लास्टिक था, तो इसको हम खींच सकते हैं, मतलब खिंचाया था, ठीक है?
लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको आप नहीं खींच पाइएगा। आप उसको खींचिएगा तो खिंचाएगा नहीं, वो फटाक से टूट जाता है। जैसे मान लो है पेपर है, हाँ पेपर ही ले लो, क्या दिक्कत है, पेपर ही ले लो। ये तो इसमें अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो क्या ये खिंचाया था, ये फटाक से टूट गया था कि नहीं। तो बाबू जिन चीजों को हम थोड़ा खींच सकते हैं, ठीक है, जिन चीजों को हम थोड़ा सा, हाँ उनको बोला जाता है कि वो डक्टाइल है कि नहीं। लेकिन जिनको नहीं खींचा जा सकता है, जैसे मान लो चौक अगर होता है, चौक को अगर मैं खींचता तो वो खिंचाता क्या, वो फटाक से टूट जाता है। उनको ब्रिटल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हाँ उसको हिंदी में भंगुर कहा जाता है, ठीक है। तो मिला जुला के सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अगर चीजें डक्टाइल है, हल्ला नहीं, अगर चीजें, इसका मतलब वो काफी देर तक प्लास्टिक रीजन में रहती हैं, यानी उनका शेप बिगाड़िएगा वैसे ही रह जाएगा, काफी देर तक वो प्लास्टिक रीजन में रहती हैं। तो उनके लिए कर्व जो होता है ना वो काफी लंबा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहीं पे ना कहीं पॉइंट बी था, अरे बोलो, तो पॉइंट बी और ई के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होता है, जो डक्टाइल होती हैं, काफी यहां से लेकर यहां तक वो प्लास्टिक रीजन में है। लेकिन बाबू जो चीजें ब्रिटल होती हैं, जिनको हम खींच नहीं सकते, जो फटाक से टूट जाएगा, जैसे कांच वगैरह, उसको आप खींच सकते हैं क्या, फटाक से टूट जाएगा। तो उनके लिए बी और ई पॉइंट जो होता है वो बहुत नजदीक होता है। या तो वो इलास्टिक रीजन में रहेगा, अरे बोलो, ना तो सीधे टूट जाएगा, वो प्लास्टिक रीजन में ना के बराबर जाता है। क्लियर है। तो आप देख लीजिए ये चीज इसमें लिखा हुआ है। तो पूछता है कभी कभी कि बताइए डक्टाइल के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व कैसा होगा, चाहे ब्रिटल के लिए कैसा होगा। तो ब्रिटल के लिए ऐसा होगा, डक्टाइल के लिए ऐसा होगा। क्लियर है। चलिए अगला